अच्छा जी, कंप्यूटेशनल फिजिक्स का क्या लेक्चर नंबर है? 4। हाँ समीउल्लाह, यार अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबियाँ अता करे। ये दिल से दुआ निकली है तुम्हारे लिए। पंखा तुमने लगा दिया, बड़ी सही हवा आ रही है। अच्छा जी, ये मैंने वो कल आपको मैसेज किया था, अगर आपने मंगवानी है किताब तो मुझे बता दें, मैं मंगवा दूँगा। लेकिन मुझे आप बताएंगे कि कितनी मंगवानी है। मैं उतनी मंगवाऊँगा, उससे ज़्यादा ना फिर वो पड़ी रहती है। ठीक है, मुझे आप बता दें 10 मंगवानी है, 15 मंगवानी है, 20 मंगवानी है, जितनी मंगवानी है आप। अच्छा, मैंने जो है वो लास्ट टाइम शायद फ्लो चार्ट पढ़ाना शुरू कर दिया था। फ्लो चार्ट के पॉइंट्स लिखवाए होंगे, अभी शुरू किया था। हाँ ठीक है। अच्छा, वो जो आपके पास कंप्यूटेशनल फिजिक्स के नोट्स हैं ना, वो बहुत थोड़े हैं। ठीक है, अभी इस बुक के अंदर से भी जो है वो मैंने इसके अंदर सिमुलेशन नहीं लिखी हुई। हमने सिमुलेशन भी पढ़नी है इस कोर्स के अंदर, सिमुलेशन भी है। ठीक है, वो मैंने नोट सारे चेक किए हैं, वो जो मटेरियल मुझे सेंड किया वो जो है ना, उसमें वो बहुत कम है। वो जस्ट एक सिलेक्टिव स्टडी है कि वो पुराने पेपर जिस तरह तैयार करते हैं, आ गए तो आ गए, नहीं तो अल्लाह मालक है। ठीक है, वो उस तरह है। इसके अंदर जो आपने सिमुलेशन भी पढ़नी है। अब इस बुक के अंदर जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें जब मैंने एमएससी को पढ़ाया तो उस वक्त कोर्स के अंदर सिमुलेशन जो है वो नहीं थी। अब जो है उन्होंने सिमुलेशन जो है वो भी ऐड कर दिया। तो अब आपने क्या करना है कि पहले तो हम प्रोग्राम सीखेंगे, फिर हम उसके बाद सिमुलेशन करना सीखेंगे। सिमुलेशन का करने का मतलब होता है किसी चीज़ की नकल लगाकर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, मसलन ये ज़िशान है, तो मैं इसी तरह का एक ज़िशान बनाऊं, सिमुलेट करूं। ठीक है, और बाद में मैं इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ जो हैं वो रख दूं, और बाद में मैं उसके रिजल्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करूं। तो सिमुलेशन ये आप वेदर नहीं देखते, आप वेदर जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो सिमुलेशन की होती है उन्होंने। वो क्या होता है कि जो पीछे से एवरेज वेदर आ रहा होता है ना, उसकी सिमुलेशन करके तो वो आगे से बताते हैं कि जी ये फोरकास्ट होगी। इस दफ़ा बाद दफ़ा ये होता है कि आप मोबाइल के ऊपर देख रहे होते हैं जी आज बारिश है, बारिश नहीं होती। भाई वो उनको एग्जैक्ट तो नहीं ना पता, उन्होंने तो वो डेटा ले के सिमुलेट किया हुआ है उसको। ठीक है, तो वो भी हम इसके अंदर जो है वो पढ़ेंगे। वो सबसे एंड के ऊपर जो है मैं वो पढ़ाऊँगा उसको, सिमुलेशन को, जो कि आगे इन फ्यूचर जिन लोगों ने रिसर्च करनी है उनके लिए बहुत ज़रूरी। अभी आजकल जो सारा काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है, मॉडल्स बनाए जाते हैं, मॉडल्स को बनाने के बाद उनको क्या किया जाता है, सिमुलेट किया जाता है। सिमुलेट करके उनके रिजल्ट्स निकाल लिए जाते हैं। पहले तो ये होता था लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, फिर रिजल्ट्स आते थे, फिर डिस्कस करते थे, और फिर उसकी थ्योरी बनाते थे। अब ऐसे नहीं, अब पहले ही वो उसकी थ्योरी बना के उसको सिमुलेट कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट तो बाद की बात होती है, वो पब्लिश भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर वो बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अब जो है वो इसमें बहुत एडवांसमेंट जो है वो इस चीज़ के, वो खैर पढ़ेंगे हम वो, उसको भी वो नहीं है इस बुक के अंदर। वो मैं अलहदा से एक और किताब मैंने शेयर भी की है आप लोगों को ग्रुप में, उससे पढ़ाऊँगा मैं। अच्छा खैर, अब फ्लो चार्ट जो है, फ्लो चार्ट के जो पहले ये नंबर पर हम देख लें कि हमारे पास यूजेस क्या हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट जो है इसको आप यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एल्गोरिदम को इन सिंपल ग्राफिकल मेथड। सिंपल ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड ये है कि
एक बंदा जो है वो बैठा हुआ है, प्रोग्राम सोच रहा है अपने जहन पे, उसका एक स्केच जो है वो पेज के ऊपर बनाता है, दैट इज़ ग्राफिकल। अभी उसने जो कोडिंग करनी है उस कोडिंग को लेकर वो कंप्यूटर पे नहीं गया, अभी सिर्फ बस हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये मैं जितना आपको कोर्स पढ़ाऊंगा ये सारा क्या होगा, ग्राफिकल। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ग्राफिकल, क्योंकि बोर्ड में हमने करना है, यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर तो नहीं है। और अगर हम कंप्यूटर पे बैठ के करना शुरू कर दें तो हमें बहुत टाइम लगेगा, वो बार बार हम लिखेंगे, वो एरर देगा, हम उसको रिमूव करेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है 45 मिनट की एक क्लास में जस्ट हार्डली एक ही प्रोग्राम जो है वो हम रन कर सकेंगे। लेकिन ये है कि हम यहाँ पर ग्राफिकली वो सारे प्रोग्राम जो है उनको राइट डाउन करते हैं। फिर आपको पता होगा कि ये मैंने प्रोग्राम ग्राफिकली लिखा हुआ है, ये इसका फ्लो चार्ट है, ये इसके अंदर एल्गोरिदम है। आप कंप्यूटर पे जाएंगे, कंप्यूटर पे जाके जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, मैटलैब है, पाइथन है, C++ है, जो भी है उसके ऊपर जाकर आप उसको रन कर लेंगे। ठीक होगी बात। तो पहला इसका ये है कि आपने ग्राफिकली एल्गोरिदम, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि एल्गोरिदम क्या होता है, बेसिक कैलकुलेशन होती है उस प्रॉब्लम की। जब तक आपको उसकी बेसिक कैलकुलेशन का पता नहीं होगा, यू कांट राइट डाउन द एल्गोरिथम। अब एक बंदे को पता ही नहीं है कि फ्लाइट, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है प्रोजेक्टाइल का, वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो वो कैसे उसका एल्गोरिथम लिखेगा, नहीं लिख सकता ना, उसको तो पता ही नहीं है भाई। तो उसके लिए उसका अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। पहला पॉइंट था, ठीक हो गया जी, फर्स्ट हो गया। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट जो है वो ये है कि फ्लो चार्ट इज यूज टू शो द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम इन अ सिंपल एंड इजी वे। अब जो फ्लो चार्ट होता है वो जिस तरह हमने डिवाइड किया होता है, वो आपको उस डिवीजन में ये बताता है कि हम किस तरह इजी स्टेप्स के अंदर जो है एल्गोरिदम जो है उसको राइट डाउन कर सकते हैं, सिंपल और इजी। मैंने आपको उस दिन भी ये बात की थी, बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब भी प्रोग्राम लिखा जाता है, अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो सिंपल वे में उसको लिखता है और सिंपल स्टेप्स के अंदर उसको राइट डाउन करता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है इसी का फ्लो चार्ट का, तीसरा पॉइंट ये है कि फ्लो चार्ट जो है इसको हम यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। मतलब आपको उस फ्लो चार्ट क्या है, शुरू में आप एक डब्बा बनाएंगे, आप कहेंगे जिस पे मैंने उस लैंग्वेज के हेडर्स दिए हैं। फिर आप आएंगे नीचे, आप एक डब्बा बनाएंगे, उसमें कहेंगे मैंने इनपुट्स दिए हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो उसमें आप डब्बा बनाएंगे, उसमें आप कहेंगे मैंने एल्गोरिदम लिखा है। फिर नीचे आएंगे, उसमें आप देंगे कमांड्स कि मैंने आउटपुट की कमांड्स दी हैं, और फिर आखिरी में आके आप प्रोग्राम से एग्जिट करें। तो ये सारे क्या हैं, उस प्रोग्राम के स्टेप्स हैं जो कि फ्लो चार्ट आपको बता रहा है। फ्लो है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये फ्लो चार्ट। उसके बाद 4th नंबर के ऊपर, चौथा नंबर जो है, फ्लो चार्ट यूज टू इम्प्रूव द लॉजिक ऑफ सॉल्विंग प्रोग्राम। अब जाहिर बात है जो प्रोग्रामर है ऑब्वियसली उसने लॉजिक बनानी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, यानी विस्कस ड्रैग जिसके अंदर लगता है। आपको कहा जाता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है इसका प्रोग्राम ना कैलकुलेट करेगा। अब वो जो प्रोग्रामर है वो सारी उसकी लॉजिक को डिज़ाइन करेगा। अब वो लॉजिक किस तरह बनाएगा, वो उसका जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी बेस पे बनाएगा, जो लैंग्वेज उसने पढ़ी हुई है और जो उसका नॉलेज है उस सब्जेक्ट का। जो विस्कस ड्रैग है इट इज़ रिलेटेड टू फिजिक्स, बट ही हैज़ टू यूज़ द कंप्यूटेशनल टूल विच एनी लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर। अब वो उसके मुताबिक अपनी लॉजिक डिज़ाइन करेगा। अब लॉजिक कैसे डिज़ाइन करेगा, जाहिर बात है उसके पास पीछे से इंफॉर्मेशन मौजूद है। वो कहेगा मैं पहले ये लिखूँगा, उसके बाद मैं ऐसे बीच में एल्गोरिदम को सेट करूँगा, फिर मैं नीचे ला के तो आउटपुट की कमांड्स दूंगा और फिर मैं प्रोग्राम से एग्जिट कर, ये उसकी लॉजिक है। अब हम चूँकि लकीर के फ़कीर हैं सारे, तो इनोवेशन तुम्हारे में है नहीं, अल्लाह माफ़ करे। अगर इनोवेशन होती तो हम इम्पोर्ट बेस्ड इकानमी तो ना होते। ठीक है, तो हमें तो है नहीं है इनोवेशन ना, हमारे में इतना नॉलेज है हमारा, वो तो ग्रूमिंग से होता है,
फिर ये होता है कि आपकी ट्रेनिंग किस तरह की हो रही है, कितना आपने प्रैक्टिस की है। तो हमने क्या करना, हमारी कोई लॉजिक नहीं है, हम बगैर लॉजिक हमने क्या करना, हमें जो प्रोग्राम मिला होगा ना कि ये इस तरह लिखा जाता है, हम बस उसको पकड़ के वही लॉजिक बना के तो सारे प्रोग्राम जो है उनको राइट डाउन कर। चले आप ये भी कर लें तो बहुत बड़ी बात, यानी कि बने हुए प्रोग्रामों को देख कर ही अगर आप इस काबिल हो जाएं कि आप खुद से कोई प्रोग्राम लिख सकें। मिसाल के तौर पर अभी आपको इतने सारे प्रोग्राम करवाए जाएंगे, फिर जब आप पेपर में जाएंगे वो कहेगा एक जगह पर मैंने आपको प्रोग्राम करवाया कि जो राइट ए प्रोग्राम टू ऑफ C++ टू जनरेट द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब वो पेपर में क्या करता है, वो कहता है राइट ए प्रोग्राम बाय C++ टू जनरेट द प्राइम नंबर्स। हाँ अनसीन आ गया, अनसीन आ गया, अनसीन आ गया, ये तो अनसीन आ गया, ये तो था ही नहीं, ये तो किताब में नहीं था, ओहो हो, ये तो ना नोट्स में, फजूल बकवास है सब कुछ। भाई सिर्फ इतना उस बेचारे ने, मस्कीन आदमी ने ये किया है कि नेचुरल के आगे प्राइम। अगर आपको पता है कि नेचुरल नंबर कौन से हैं और प्राइम नंबर कौन से हैं, तो प्रोग्राम वही है जो आपने नेचुरल नंबर्स के लिए लिखा, ठीक है। तो हमारा ये हाल है कि वो थोड़ा सा इतनी सी चेंज हो जाए ना तो हम, क्योंकि वजह ये होती है कि वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। हम जब पेपर के अंदर जाते हैं हम इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं होते हैं कि कोई अनसीन चीज़ आएगी, ठीक है। मेरा जब एडमिशन हुआ था QAU के अंदर, तो मैं जब गया तो वहाँ पर पेपर अनसीन आते थे। हम तो BSc में रट्टे लगाए हुए थे हमें, तो हम तो पहले सेमेस्टर में सारे कोर्सों में मैं फेल हो गया। उसकी वजह ये थी कि हमारी तो ट्रेनिंग ही नहीं थी इस तरह की कि भाई कोई अनसीन चीज़ आती है, ना मेंटली प्रिपेयर थे कि ऐसा भी कुछ होता है। हम तो कहते थे भाई ये बस रट्टा लगाया है जी हमने, भाई ये आ जाएगा पेपर में। वहाँ पर तो ऐसी चीज़ ही कोई थी, पता नहीं किधर से सवाल आते थे, ठीक है। फिर क्या था, उन्होंने हमारी ट्रेनिंग की, ये होता ट्रेनिंग देना। उन्होंने टीचर्स ने हमारी ट्रेनिंग की कि हमारे अंदर ये चीज़ पैदा हो कि हम जो है वो अनसीन प्रॉब्लम्स को कर सकें। वो क्या होता था उनके पेपर में, वो थोड़ी सी चेंज करते थे, ये नहीं है कि पूरा उठा के कोई चीज़ से कोई बाहर से कोई चीज़ आ गई है, नहीं, ऐसे थोड़ी सी करते थे, लेकिन हमारा वो मेंटल सेट ही नहीं था होता। तो यहाँ पर भी यूँ ही होता है, वो थोड़ा सा एक ऐसे चेंज कर देता है। अब वो सफियर की जगह सिलेंडर दे दे EMT में, तो हम कहते हैं यार ये अनसीन आ गई, ठीक है। वो सिलेंडर की जगह रेक्टेंगुलर प्लेट दे दे, कहते हैं उसका फ्लक्स निकाल दो, हम कहेंगे ये अनसीन आ गया। इसकी दो वजूहात होती हैं। एक वजह इसकी ये होती है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, और दूसरी वजह ये उसकी होती है कि हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। आप जब भी पेपर के अंदर जाएं हमेशा ये सोच के जाएं कि ऐसा भी पेपर आ सकता है कि जो मैंने कभी भी नहीं देखा, देन यू विल बी एबल टू डू द पेपर। अदरवाइज आप जाएंगे पेपर, वो जो आपका याद किया हुआ नहीं आया, लो जी बस कहानी खत्म हो गई है, फेल ही है, बह जाओ बस चुप करके, छड्डो पर लिख के की करना है। वो आपकी फाइटिंग स्पिरिट ही खत्म हो जाती है, ठीक है। फाइटिंग स्पिरिट कब होगी, जब पहले ही माइंड पे होगा ठीक है मैं जा रहा हूँ पेपर देने जा रहा हूँ, अनसीन आ गया मैं कर लूँ, मेरे में है इतना कैलिबर। ये नफ्सियाती एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक होगी बात। अच्छा खैर, उसके बाद ये हो गया हमारे पास चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है कि प्रोग्राम कैन बी रिव्यूड इजीली विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। अब रिव्यू करना है आपने प्रोग्राम को, मसलन आप एक प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं और ग्राफिकली राइट डाउन करके मुझे दे देते हैं, कहते हैं जी इसको रिव्यू कर दे, ज़रा देख लें ये ठीक है या गलत है। तो साथ आप उसका फ़्लो चार्ट भी बनाएंगे, आप उसका फ़्लो चार्ट मुझे साथ बना के देंगे तो मुझे पता लगेगा कि इसने क्या किया, पहले स्टेप पर इसने क्या लिखा है, दूसरे पे क्या लिखा है, तीसरे पे क्या लिखा है, कि पहले इसने इनपुट दी थी, सेकंड के ऊपर इसने जो है वो लॉजिक दी उसकी, यानी कि एल्गोरिदम लिखा, एल्गोरिदम लॉजिक होती है, फिर एंड पे इसने आउटपुट दी और फिर इसने क्या किया, एग्जिट किया। तो वो फ्लो चार्ट जो है वो आप बना के मुझे देंगे। अच्छा खैर, उसके बाद अब देखते हैं हम, ये तो बात समझ आ गया आपको कि इसके यूजेस क्या हैं। उसके बाद इसके सिंबल्स देखते हैं, सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। कि जो फ्लो चार्ट होता है इसके क्या सिंबल्स होते हैं। अब मैंने शुरू में कहा कि इनपुट और आउटपुट के सिंबल्स आपको देने पड़ते हैं।
इनपुट और आउटपुट जो है इसके सिंबल जो हैं ये सिंबल होता है इनपुट और ये सिंबल होता है आउटपुट का। तो ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम जो होती है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उसको हम नंबर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो आउटपुट स्टेटमेंट जो होती है वो क्या करती है, वो डिस्प्ले करती है मैसेज को यूज़र को या डिस्प्ले करती है वैल्यूज़ को। ठीक है, मतलब आउटपुट क्या होती है, मतलब जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती है, वो डिस्प्ले कर देता है कंप्यूटर, वो आपके पास आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद जो इनपुट स्टेटमेंट है ये यूज़र गेट करता है उन इनपुट वैल्यूज़ को देगी। जो इनपुट मिसाल के तौर पर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट ही करनी है तो अब जाहिर बात है उसके अंदर आपको जी की वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, वी आई टी क्या होता है +1/2 जी टी स्क्वेयर, ये वाला नहीं सॉरी उसका क्या होता है 2 VI साइन ऑफ थीटा ओवर जी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब इसके अंदर वी आई की वैल्यू देनी पड़ेगी, साइन ऑफ थीटा का एंगल देना पड़ेगा, थीटा कितना है, और जी की वैल्यू देनी पड़ेगी। ये क्या होंगी, ये इनपुट वैल्यूज़ हैं, ये यूज़र ने दे दी हैं। अब आप वहाँ पर वो फार्मूला लगाएंगे, उस कैलकुलेटर बनाएंगे और वो उसको टी को कैलकुलेट करके दे देगा। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर है, ये तो इनपुट आउटपुट की बात होगी, प्रोसेस। अब जो एक रेक्टेंगल सिंबल हम यूज़ करते हैं प्रोसेस के लिए, ये सिंबल होता है, रेक्टेंगल होती है कि ये प्रोसेस को करती है, जैसे सम है a + b। अब ये जो है ये क्या करता है प्रोसेस, ये आपको रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये जो आप कम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको प्रोसेस, यानी कि क्या प्रोसेस हो रहा है उस प्रोग्राम के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है सिलेक्शन। सिलेक्शन जो है डायमंड का सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है सिलेक्शन के लिए, ऐसे। ये सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ये होता है ट्रू या फॉल्स। तो डायमंड सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिलेक्शन स्टेप को। ठीक है, अब जो कंडीशन है वो आपको सिलेक्शन स्टेप के अंदर दी होती है कि ट्रू है या फॉल्स है या नहीं है। तो जो फ्लो कंट्रोल होता है डायमंड से वो 2 डायरेक्शंस में जा सकता है। 1 डायरेक्शन कंडीशन जो है वो आपको ये बताएगी कि ये ट्रू है, और अदर डायरेक्शन कंडीशन जो है वो आपको ये बताएगी कि ये फॉल्स। ठीक है जी। उसके बाद 4th नंबर पे है स्टार्ट / एंड। इसमें एक ओवल सिंबल, ये ऐसे इस ओवल होता है ऐसे का सिंबल, इस तरह ये सिंबल आप यूज़ करते हैं। इसी के अंदर आप स्टार्ट भी लिख लेते हैं और इसी के अंदर आप एंड भी लिख लेते हैं। मतलब ये आपको बताता है कि कहाँ से हम प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं और किधर से प्रोग्राम को हम एंड जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद होती हैं फ्लो लाइंस। यानी कि जो
सिंबल होता है ये रिप्रेजेंट करता है फ्लो लाइंस को या फ्लो चार्ट को कि किस तरफ चार्ट जा रहा है। तो ये फ्लो लाइंस जो है ये 4 किस्म की होती हैं, या तो ये ऊपर है, या ये नीचे है, या ये इस साइड पे है, या ये इस साइड। उसके बाद होता है कनेक्टर, जो नेक्स्ट है कनेक्टर। सर्कल का सिंबल जो है वो इसके लिए यूज किया जाता है, ये ठीक है। कनेक्टर के लिए सर्कल का सिंबल यूज किया जाता है। कनेक्टर सिंबल जो है ये डिफरेंट लाइंस को कंबाइन करता है। ये उस वक्त हम यूज करते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा फ्लो सिंबल जो हैं वो आते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, और डिफरेंट डायरेक्शन से आने के बाद एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ये है लाइन, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, या एक इधर से आ रही है, एक इस तरफ जा रही है, तो इनको कंबाइन करके दिखाना है कनेक्टर। यानी कि 2 लाइंस को आपस में जो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं उन लाइंस को आपस में कनेक्ट करना, उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद होता है फंक्शनल सेल। फंक्शनल सेल, फंक्शनल सेल जो है ये एक रेक्टेंगल सिंबल होता है जिसके अंदर डबल लाइंस होती हैं ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड, यूज टू कॉल द फंक्शन। यहाँ से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। यानी कि अगर मैं ये बनाऊं कि ये एक रेक्टेंगल है ऐसे, और इसकी साइड पे एक ये है और एक ऐसे, तो इसको हम नाम देते हैं फंक्शन सेल का। तो नेम ऑफ फंक्शन विद द पैरामीटर रिटन इन साइड द सिंबल। अब वो जो पैरामीटर आपने राइट डाउन करना है इन साइड द सिंबल। अब सारी बात आप पैरामीटर्स को डिफाइन करते हैं जब भी कोई प्रोग्राम जो है उसको राइट डाउन करते हैं, ठीक होगी बात। उसके बाद होती है प्रेपरेशन। प्रेपरेशन, ये सिंबल जो है वो यूज होता है टू राइट ए लूप टू स्पेसिफाई स्टार्ट एंड एंड कंडीशंस। लूप जो पूरी बन रही है स्टार्ट से लेकर एंड तक, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये भी एक इस तरह की फिगर जो है उसके ज़रिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये सारे सिंबल्स जो हैं इनको हम किस में यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट। ये सारा पूरा फ्लो चार्ट, ठीक है। तो आपको पेपर के अंदर ये पूछा जा सकता है कि भाई किसी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट लिखकर बता दें। अच्छा, अब जो है वो गाइडलाइन है फॉर ड्राइंग द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को ड्रा करने की गाइडलाइंस, डिफरेंट गाइडलाइंस हैं जिनकी मदद से हम फ्लो चार्ट को ड्रा करते हैं। तो नंबर 1 के ऊपर जितनी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं शुड बी लिस्टेड इन लॉजिकल मैनर और इन द ऑर्डर वे टू ड्राइंग द फ्लो चार्ट। मतलब जो जितनी आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी चीज़ें मौजूद हैं, उन सब को आपने एक लॉजिकल मैनर के अंदर, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर लिखना है। यानी कि शुरू में स्टार्टर देना है,
इनपुट देनी है, फिर बीच में अंदर आके एल्गोरिथम देना है, और फिर एंड पे जो है वो आपने एंड की स्टेटमेंट ले लें। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पर फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो। वो पहले बात ये कर चुके हैं कि भाई इजी होना चाहिए, ये वो उसमें गंद मंद ना मारा हो, कोई ऐसे ऐसे कांटे लगे तो किसी को क्या समझ आए। उसके बाद तीसरे नंबर पर द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। टॉप से बॉटम या लेफ्ट से राइट की तरफ जो है उसका फ्लो हो, यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे हो, ये देखिए यूं आ रहा हो और इस तरह आ रहा हो, या ऐसे। ठीक है भाई, क्लियर हो, पता हो कि ये हम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पर ओनली वन लाइन, सिर्फ एक लाइन जो है वो आनी चाहिए प्रोसेस सिंबल से, यानी प्रोसेस सिंबल से जो लाइन आ रही हो वो सिर्फ एक हो, ये ना हो कि 1 2 3 4 5 लाइनें ही आप प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस सिंबल जो होता है वो बेसिकली आपको उस प्रोग्राम के फ्लो चार्ट के प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो आप ये ना हो कि कोई एक लाइन शो कर रहे हैं, कोई दूसरी लाइन शो कर रहे हैं, कोई उसके अंदर रबत ही जो है वो ना हो। उसके बाद पांचवें नंबर पर है कि ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर ए डिसीजन सिंबल। एक ही फ्लो लाइन जो है वो डिसीजन सिंबल में एंटर होना, कनेक्ट हो जानी चाहिए, कनेक्टर लग जाना चाहिए वहाँ पर, वो कनेक्ट हो, और ये नहीं है कि 2 3 4 आके उसके अंदर एंटर हो रही हैं। बट 2 फ्लो लाइन्स, लेकिन 2 फ्लो लाइन हो तो 1 ईच पॉसिबल आंसर, तो फिर एक ही पॉसिबल आंसर होता है जो कि डिसीजन सिंबल से आता है। यानी कि अब आपके पास 2 आ रहे हैं, तो अब डिसीजन सिंबल हमने जो पीछे पढ़ा वो क्यों लगाया है, वो डिसीजन सिंबल इसलिए लगाया कि वो एक ही पॉसिबल आंसर, ट्रू और फॉल्स का नहीं था लगाया, वो एक ही बताया कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर ये सिंबल था ना आपके पास, तो ये एक ही लाइन जो है उसको शो करे। अच्छा, उसके बाद जो है छठे नंबर पर जो 6th नंबर है, सिर्फ 1 फ्लो लाइन इज यूज्ड विद टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल का मतलब होता है जो उसको मिला रहा होता है सारे सिंबल्स को, तो वो जब सिंबल्स आपस में मिला रहे हैं तो एक ही फ्लो लाइन होना चाहिए, मतलब जितने आपने सिंबल्स पढ़े हैं वो इस तरह बनेगा ना फ्लो चार्ट, ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा, तो सब में एक ही लाइन हो। ये नहीं है कि एक इस तरफ गया फिर यूं गया फिर यूं गया फिर यूं आया और इस तरह करके आप फ्लो चार्ट बना दें, नहीं, सिर्फ एक ही सिंबल लाइन जो है उसके अंदर वो होगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो स्टार्ट और एंड है फ्लो चार्ट का मस्ट बी लॉजिकल, यानी कि उसकी कोई लॉजिक होनी चाहिए, बगैर लॉजिक के तो कंप्यूटर उसको रीड ही नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद हम जब प्रोग्राम राइट डाउन करके कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बाद दफ़ा कमेंट्स देते हैं कि जी मैं ये काम करने लगा हूँ, वो कमेंट देते हैं और उस कमेंट को हम कमेंटेड कर देते हैं। कमेंटेड का मतलब होता है वो कंप्यूटर से वो दबा कर आल्ट कंट्रोल्स को कमेंटेड कर देते हैं, मतलब ये होता है उसका कि वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहा होगा कि यहाँ पर हम ये वाला स्टेप करने लगे। मिसाल के तौर पर एक बंदा प्रोग्राम लिख रहा है, अब उसने सम की कमांड देनी है, तो वो सम से पहले ऊपर लिख देता है एडिशन, सम किसके लिए, एडिशन के, और उसको कमेंटेड कर देता है। ठीक है, यानी कि उसको हाईलाइट कर देता है और वो आगे से फिर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनता, वो सिर्फ कमेंट जो है वो उसके अंदर
आता है। अब आप इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स प्रोग्राम में किसी भी जगह पर दे सकते हैं व्यूअर की आसानी के लिए कि जी यहाँ पर हम ये वाला ऑपरेशन और ये वाला ऑपरेशन जो है वो करने देंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट, जो कनेक्टर है वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है नंबर ऑफ फ्लो लाइंस। मतलब मैंने आपको शुरू में ये बताया कि जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की फ़्लो लाइंस आ रही हैं, अगर वो फ़्लो लाइंस जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं तो फ़्लो चार्ट में तो हमें एक सीक्वेंस चाहिए। तो वो सीक्वेंस के लिए क्या होता है कि फिर उन लाइंस को इकट्ठा करना, ठीक है, वो कनेक्टर के ज़रिए कनेक्ट जो है वो कर दी जाती है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसका एक्स, जो वैलिडिटी है फ्लो चार्ट की उसको हम चेक करते हैं बाय सैंपल डेटा। यानी कि आपने जो फ्लो चार्ट बनाया है अब वो कितना वैलिड है, तो उसकी वैलिडिटी का कैसे पता चलेगा कि उस फ्लो चार्ट से आप जो प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर जो डेटा होगा और जो आप उसको कंप्यूटर के ऊपर रन, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये फ़्लो चार्ट जो है ये कितना एक्यूरेट बनाया है और क्या मैं इसकी मदद से एग्जैक्ट प्रोग्राम जो है वो राइट डाउन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ लिमिटेशंस होती हैं इसकी फ़्लो चार्ट। नंबर 1 पे जो लिमिटेशन है वो ये है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा ए फ्लो चार्ट ऑफ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अब कई होते हैं बड़े कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जैसे आगे जाकर न्यूटन रॉप्सन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, क्रैमर रूल, इंटरपोलेशन, ये सारे आप पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इनके फ्लो चार्ट बनाने मुश्किल होते हैं, बड़े कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है वो डेटा के साथ डील करना पड़ जाता है, मुश्किल हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो फ्लो चार्ट है उस वक्त डिज़ाइन किया जाता है अगर कोई चेंज रिक्वायर्ड हो, यानी प्रोग्राम के अंदर कोई चेंज रिक्वायर्ड है। अब ज़ाहिर बात है ना भाई, एक ही प्रोग्राम है तो उसका बार बार फ्लो चार्ट लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। एक प्रोग्राम में अगर आपने कोई चेंज किया है, मसलन आपने एक प्रोग्राम लिखा है, पहले आपने उसके अंदर सम की कमांड दी है, फिर आप उसके अंदर दे देते हैं उसकी कमांड मल्टीप्लिकेशन की, फिर आप उसके अंदर दे देते हैं डिवीजन की, फिर आप उसके अंदर दे देते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो तब आपको फिर उसको चेंज करना। ठीक होगी जी बात। अब इसके बाद जो है वो, अब ये हमें इतना कुछ ये फ़्लो चार्ट का पड़ा था, अब कोई एक आधा फ़्लो चार्ट जो है वो हम बना के भी देखते हैं। ठीक है, एक मैं फ़्लो चार्ट आपको बना देता हूँ, बाकी एक किताब के अंदर बना हुआ है, वो आप वहाँ से उसको कर लीजिएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम फ़्लो चार्ट जो है वो बनाने लगे हैं। तो पहले नंबर पे ये स्टार्ट किया हमने, प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया, यहाँ से आया, आपने इनपुट दी ए और बी, फिर आपने सम दिया ए प्लस बी, फिर आपने डिस्प्ले किया सम को, और फिर आपने इसको एंड कर दिया।
ठीक है। एक इसी तरह इसके साथ एक ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का है, थोड़ा सा फ़र्क है, ये फिर आपने बुक से इसको कर लेना। उसके बाद एक और आगे बना हुआ है, ये देखिए फ्लो चार्ट, ठीक है, ये वाले फ्लो चार्ट में कर लें। फिर मैं कल, अच्छा ये मैं इनको क्विकली पास आउट कर रहा हूँ इन चीज़ों का ना, ये एक्चुअली आपके कोर्स के अंदर नहीं है, वो ये मैं आपका FSC का पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू FSC का जो ICS का कंप्यूटर का कोर्स नहीं होता जो शुरू में बच्चों को पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने जो होते हैं उनको, उनके लिए ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये इसलिए मैं क्विकली इसको पास आउट कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं इसके ऊपर मैंने लगाना, ठीक है, क्योंकि मैंने आगे फिर जब वो जाके हमने बड़े बड़े काम करने हैं, ठीक है, तो मैं तो इसको क्विकली पास आउट करूँगा, ठीक है। ये आप मैं बताता जाऊँगा, आपने इसको बस बुक से जो है वो फिर